वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन एग्ज़ाम। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमारे जो लास्ट का जो पार्ट था उसमें कुछ टेक्निकल खामियां आई। माइक की वजह से उसके अंदर आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए उस वीडियो को बीच में ही कट करना पड़ा। तो उस वीडियो के बचे हुए हिस्से को और आगे वाले हिस्से को हम इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे या फिर प्रदर्शित करेंगे। जो कुछ उस वीडियो के अंदर रह गया था हम इसके अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि पिछला वीडियो आपको जितना भी डाला गया था अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का हमको इंतज़ार रहेगा। हम उसको भली भांति उसको सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने टिंडल इफेक्ट को पढ़ रहे थे कि वहाँ पर टेक्निकल खामियां आई, तो हम उससे थोड़ा सा पीछे हट करके ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे थोड़ा पीछे हमने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर। कोलाइडल को भी हिंदी में भी कोलाइडल ही बोला जाता है। कोलाइडल जो होता है इट्स हैव इस पार्टिकल साइज इज लार्जर। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? स्मॉलर। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है। और पार्टिकल के साइज बड़ा साइज किसका था? सस्पेंशन का। जो हमारा सस्पेंशन था, निलंबन था, उसके पार्टिकल का साइज क्या था? लार्ज था। लेकिन सॉल्यूशन पार्टिकल का साइज कैसा है? स्मॉल है। और कोलाइडल के पार्टिकल का साइज भी क्या होता है? स्मॉल होता है। और कोलाइडल appears like a homogeneous mixture, like a homogeneous mixture, मतलब कि वह एक समांगी मिश्रण की भांति प्रतीत होता है। हमें लगता है देखने में, अगर हम किसी कोलाइडल को देखेंगे हमें लगता है कि ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल इट्स ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो सोल्यूट और सोलवेंट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल रेशियो के अंदर नहीं होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर नहीं होंगे। उनका प्रोपोर्शन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एक गिलास लें और उस गिलास के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल दें, कोलाइडल मिक्सचर को डाल दें, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट इस गिलास के ऊपर डाल दी जाती है, तो जैसे ही लाइट इसके अंदर से क्रॉस करती है, जैसे ही ये लाइट इसके अंदर से क्रॉस करेगी तो क्या होगा? इसके पार्टिकल हमने पढ़ा स्मॉल साइज के होते हैं, बट उनके अंदर इतनी कैपेसिटी जरूर होती है कि वे इस लाइट को स्कैटर करें। कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट। यानी कि वो प्रकाश का रास्ता रोकने में समर्थ हैं।
वो प्रकाश का रास्ता रोकते हैं। जब लाइट है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो उसके बाद कोलाइडल में से गुजरता हुआ प्रकाश क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, हमें दिखाई पड़ता है, दर्शनीय हो जाता है। और जब किसी मिश्रण के अंदर से प्रकाश की रेखा या प्रकाश का रास्ता हमें साफ से साफ दिखाई पड़े तो उस प्रभाव को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। इंग्लिश में इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं और हिंदी में इसको टिंडल प्रभाव बोला जाएगा। टिंडल प्रभाव टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, उस नाम साइंटिस्ट के नाम पर ही इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रख दिया गया। टिंडल प्रभाव के एक दो एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि किसी बंद कमरे के अंदर एक छेद के अंदर से लाइट को गुजारा जाता है। यहां से एक लाइट डाल दी जाती है ऐसे, इस कमरे के अंदर ये लाइट आ रही है यहाँ से, और किसी दूसरे छेद की तरफ से यहां से अगर हम इस लाइट को देखने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये जो लाइट होगी, ये जो रास्ता होगा डार्क रूम के अंदर, कैसा कमरा है हमारा, ये डार्क रूम है, अंधेरा वाला कमरा है, तो यहां पर पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। किस वजह से होगा, यहां पर कोई कोलाइडल के पार्टिकल नहीं है, न ही कोई सस्पेंशन के पार्टिकल है, बट यहां पर क्या हो गया, हवा के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल यहां पर तैरते रहते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल को हम हिंदी में बोलेंगे धूल कण। धूल के कण हवा के अंदर तैरते रहते हैं, तो इन धूल कणों से जब ये प्रकाश टकराता है, जब ये लाइट टकराती है तो वो दर्शनीय हो जाती है, वो दिखाई पड़ती है उसका रास्ता कि यहाँ से प्रकाश की रेखा जा रही है। तो इस प्रभाव को भी हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव का एक और उदाहरण है, मान लीजिए पौधे हैं, जंगल के अंदर खड़े हैं, तो इनके अंदर से जब सूर्य का प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गति करता है, इन पौधों के बीच में बने गैप के अंदर जब एक सूर्य का प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपने नेचर के बारे में पढ़ा होगा। जो हमारी नेचर होती है, नेचर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं विद्यमान हैं। हम जिस भी चीज का उपभोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो भी वस्तु हम इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, वो सब हमें किससे मिल रही होती है, प्रकृति से मिल रही होती है। यानी कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार पड़ा है। प्राकृतिक संसाधन पड़े हैं। लेकिन इन संसाधनों के साथ कुछ समस्याएं हैं। ये संसाधन जिस अवस्था के अंदर, जिस रूप के अंदर हमें प्रकृति के अंदर मिलते हैं, उनमें से ज्यादातर संसाधन ऐसे हैं कि हम उनको सीधे उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि जल है, जल जिस अवस्था में पाया जाता है, हैंडपंप के द्वारा या किसी और अन्य माध्यम के द्वारा हम प्रकृति से प्राप्त करके इसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करके सीधे ही उनको अपने उपयोग के अंदर नहीं ला सकते। तो उन वस्तुओं को अपने उपयोग के योग्य बनाने के लिए कुछ विधियों के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ से प्रकृति से एक टुकड़ा प्राप्त किया गया नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लोहा भी है, इसके अंदर गोल्ड भी है, इसके अंदर चांदी भी है, ठीक है, इसके अंदर पोटेशियम भी है, बहुत सारी धातुएं इसके अंदर मिक्स पड़ी है। लेकिन हमको
इस टुकड़े का तभी फायदा होगा जब हम इन चारों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक अशुद्ध पदार्थ हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसकी अशुद्धियों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, ए कंपोनेंट को अलग कर लेंगे, बी को अलग कर लेंगे, सी को अलग कर लेंगे। अब ये तीनों ए बी और सी दोनों किस फॉर्म में आ चुके हैं, अपनी प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। अब ये हमारे उपयोग के योग्य है। ठीक है, अब इस अशुद्ध पदार्थ से इन कंपोनेंट को अलग करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, जिससे कि हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर को प्योर फॉर्म में लेके आना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं हिंदी में विषमांगी मिश्रण। अगर हमें विषमांगी मिश्रण को शुद्ध बनाना है तो इसको शुद्ध बनाना थोड़ा आसान रहता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा छानना, यानी कि फिल्टर करके। सीविंग होता है हमारा, जो घर पे हम छानते हैं छलनी के द्वारा, उसको भी द्वारा भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में ला सकते हैं। तीसरा है हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा चुग कर, यानी कि किसी गेहूं के अंदर से जैसे कंकड़ पत्थर को चुगा जाता है, उठाया जाता है, उसी प्रकार से कुछ मिश्रण को अलग किया जा सकता है। या फिर हम जैसे खेतों से गेहूं के दाने को भूसे से अलग करते हैं थ्रेसिंग विधि के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, उसके उपयोग के योग्य बना सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे घोल होते हैं, कुछ एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम भौतिक फिजिकल प्रोसेस को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक प्रक्रियाएं। भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम उनको शुद्ध रूप में नहीं ला सकते, तो उसके लिए कुछ ऐसी विधियां बनाई गई हैं जिनसे हम उनको उनके शुद्ध रूप में ला सकते हैं। तो आइए हम उन विधियों को पढ़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो विधि होगी हमारी, उसका नाम होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को हमने पहले भी पढ़ा है। वाष्पीकरण क्या चीज होती है, इंग्लिश में हम इसको इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन बोला जाता है इसको। इवेपोरेशन क्या काम करता है, किसी लिक्विड को गर्म करके उसको क्या करता हो, गैसियस स्टेट में लेके जाता है। यानी कि इवेपोरेशन का मेनली काम क्या होता है, यह लिक्विड को किस अवस्था में लेके जाता है, गैस अवस्था में। कब, अगर उसके तापमान को, उसके टेम्परेचर को हम क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो इवेपोरेशन हमें किसी कंपोनेंट को शुद्ध करने में कैसे मदद करेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई इंक है, इंक की बोतल है, तो इस इंक से हमें क्या करना है, इंक किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, कलर प्लस वाटर। अगर हम कहें कि हमें इन दोनों कंपोनेंट को, ए और बी, इन दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, अलग अलग करना है, तो उसमें हमारी कौन सी विधि काम आने वाली है, इवेपोरेशन। देखिए हम इंक से कलर और वाटर को कैसे अलग करते हैं। हम एक कांच का गिलास लेंगे, उसके ऊपर एक कांच की शीट रख देंगे, एक शीशे का टुकड़ा रख देंगे, उस शीशे के टुकड़े के ऊपर हम कुछ स्याही डाल देंगे। ये स्याही इस शीट के ऊपर हमने डाल दी, और नीचे हम बर्नर लगा देंगे। बर्नर मतलब स्टोव कह सकते हो, कोई भी आग का माध्यम जिससे उसको हम गर्म कर सकें। जैसे ही आग जलाएंगे तो क्या होगा, ये स्याही गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, ये गर्म होना स्टार्ट होगी। और इस स्याही के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कलर है और वाटर है। तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो हमारा, जो जल होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। जल वाष्पीकृत होकर कहाँ चला जाएगा, हवा में।
और जो नीचे बचेगा हमारा इस कांच के टुकड़े के ऊपर जो बचेगा वो हमारा वो क्या होगा, कलर होगा, रंग होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी दो कंपोनेंट को वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद है अगली विधि हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन हिंदी में हम इसको बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ न कुछ केंद्र से दूर जा रहा होगा। क्या हो रहा होगा, कुछ न कुछ केंद्र से दूर जा रहा होगा। जैसे कि क्या होता है कि हमारा मिल्क है, मिल्क के अंदर हमारा क्या होता है, क्रीम होती है। हम घरों पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं मिल्क से क्रीम निकालने के लिए। तो जैसे ही हम एक बर्तन लेते हैं, बर्तन के अंदर मिल्क भर दिया, उसको किण्वन क्रिया के द्वारा इसमें बदल दिया गया, दही में बदल दिया गया। तो किण्वन क्रिया के द्वारा नहीं, लैक्टोबैसिलस कीटाणु के द्वारा क्या होगा, इसको दही में बदल दिया जाता है, वो बायो का पार्ट है। तो इस दही को अंदर एक मशीन लगा दी जाती है। वो मशीन क्या करेगी, राउंड चारों तरफ घूमती है, ऐसे चारों तरफ वो चक्कर लगाती है। तो जैसे ही ये घूमेगी इसके अंदर, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो केंद्र से बाहर की तरफ फेंक दी जाएंगे, यानी कि केंद्र से दूर। इसलिए इस विधि का नाम क्या है, अपकेंद्रण विधि है। तो जैसे ही केंद्र से दूर जाएंगे, जो हमारे भारी घनत्व वाले पार्टिकल्स होंगे, भारी घनत्व वाले कण होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो तली के अंदर बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होंगे, जो हल्के पदार्थ होंगे, वो ऊपर तैरना स्टार्ट करेंगे, फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूध से क्रीम को अलग किया जा सकता है, और इसी विधि का नाम क्या है, अपकेंद्रण विधि है। यानी कि पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा तेज गति में केंद्र से दूर ले जाकर के तेज गति से घुमाया जाए, जिससे हल्के पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि लेबोरेटरीज के अंदर, in laboratories for testing of blood and urine, ब्लड और यूरिन की टेस्टिंग के लिए भी प्रयोगशालाओं के अंदर, डॉक्टरी प्रयोगशालाओं के अंदर क्या होता है, अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है। दूसरा हमने ये देख ही लिया कि घरों में भी, और डायरी दाई जो होती है जहाँ पर दूध बेचते हैं लोग, वहां पर भी दूध से क्रीम को अलग किया जाता है इसी विधि के द्वारा। तीसरा हमारा इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज होता है सुखाना, टू स्क्वीज द वाटर फ्रॉम क्लॉथ, यानी कि कपड़ों से पानी को सुखाने के लिए भी वॉशिंग मशीन के अंदर किस विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कल वीडियो के अंदर माइक बंद हो गया था, तो मुझे अभी भी डर रहता है कि आज की वीडियो के अंदर भी कहीं माइक बंद ना हो जाए। चलिए, अपकेंद्रण विधि के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। दूध से क्रीम को अलग करना, लेबोरेटरीज के अंदर खून और पेशाब की टेस्टिंग के लिए, और तीसरा वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को सुखाने के लिए। इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन आ सकता है कि वॉशिंग मशीन में के अंदर कपड़ों को सुखाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, लेबोरेटरीज के अंदर टेस्टिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, या फिर दूध से क्रीम को अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों ही एग्जांपल्स। उसके आगे जो हमारी विधि है उसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम हिंदी में उद्रवपातन कहते हैं। उद्रवपातन के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। उद्रवपातन क्या काम करता है, देखिए, ये सॉलिड पार्टिकल्स को जब गर्म किया जाता है, जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो इस सॉलिड पार्टिकल को सीधा लिक्विड में न ले जा करके सीधा कौन सी स्टेट में ले जाता है, गैसियस स्टेट में ले जाता है। ये किस विधि का काम है, हमारा सब्लिमेशन विधि का काम है। सॉलिड पार्टिकल को सीधा गैसीय अवस्था में ले जाना उद्रवपातन कहलाता है। तो इसी विधि का हम प्रयोग करते हुए कुछ कंपोनेंट को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा कैम्फर है, कपूर है। कपूर क्या करता है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मिश्रण है कपूर और मिट्टी का। तो इस कपूर और मिट्टी के मिश्रण में से हमें क्या चीज अलग करनी है, कपूर को अलग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए, हम इसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं और इसको एक ढक्कन से ढक देते हैं। इस बर्तन को हम क्या करेंगे, एक ढक्कन से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं इसको। तो जैसे ही ये आग जलेगी तो जो हमारा कपूर होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा, वो गैसियस अवस्था में चला जाएगा और इस ढक्कन की दीवारों के ऊपर जाकर के चिपक जाएगा। इसके ऊपर से ठंडा करते रहिए, जैसे ही ये ठंडा होगा तो वो वापस लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। ज़्यादा ठंडा नहीं करना तो वापस नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा, ये वापस उसी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कपूर को सब्लिमेशन विधि के द्वारा मिट्टी से या किसी दूसरे कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। तो इसी के लिए नैफ्थलीन भी इसी का एग्जाम्पल है। नैफ्थलीन को भी इसी प्रकार से हम सीधा सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन विधि के द्वारा उनके मिश्रण से अलग किया जा सकता है। इसके बाद है हमारा फ्रैक्शनल मेथड, सॉरी डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इसके बाद आएगा। पहले हम डिस्टिलेशन मेथड को पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं आसवन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। ठीक है, आसवन विधि को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये किस प्रकार के मिक्सचर को शुद्ध करती है। ये एक सिर्फ ऐसे ही कंपोनेंट यानी कि ऐसे ही मिक्सचर को शुद्ध करेगी जो सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलकर के बना हो। मान लीजिए हमें ए मिक्सचर को शुद्ध करना है और वो किस किस से मिलकर के बना है, वो बी प्लस सी से मिलकर के बना है। उसके अंदर दो ही कंपोनेंट है, दो ही घटक है, बी और सी। हमें बी और सी को अलग करना है। ठीक है, तब ये विधि काम करेगी। दूसरा कंडीशन है इस विधि का,
बी और सी का जो क्रमस्थनांक होगा, बी और सी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कम से कम 50 केल्विन की 50 केल्विन होना जरूरी है। अगर यहाँ पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 50 केल्विन का डिफरेंस नहीं रहता है तो हमारी आसुन विधि काम नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि अगर हम वाटर के अंदर एसीटोन मिक्स कर देते हैं, तो वाटर को एसीटोन से अलग करना है तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि का हम सेटअप देखिए तैयार करते हैं। एक फ्लास्क ले लिया और उस फ्लास्क को एक ट्यूब से जोड़ देते हैं। इसके बीच में लगा होता है कंडेंसर। आगे फिर एक अपरेटस लगा देते हैं, कंटेनर लगा दिया जाता है आगे फिर, और यहां लगा दिया जाता है थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर क्या काम करेगा? तापमापी बोल सकते हैं हिंदी में। इसके तापमान को बताने का काम करेगा कि यहाँ पर इस अपरेटस का अभी तक तापमान कितना है। इसके अंदर हमने ले लिया एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। इसके अंदर हम क्या भर देते हैं अभी? एसीटोन प्लस वाटर। ये हमारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहां पर वाटर को निकाला जाता है और यहां पर वाटर को ऐड किया जाता है, कूल वाटर। इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर को हिंदी में बोलते हैं संघनन। तो संघनन विधि के बारे में हमने पढ़ा है। तो संघनन विधि क्या काम करती है? यह गैस अवस्था से ठंडा करके, क्या करके? ठंडा करके, या कह सकते हैं तापमान को कम करके, तापमान को कम करके गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में लाने का काम करती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हम इस फ्लास्क के नीचे एक बर्नर लगा देते हैं, आग लगा दी जाती है यहाँ पे, फायर। तो जैसे ही ये गर्म होगा तो यहाँ से जो हमारा वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? वो वाष्पीकृत हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और यहाँ से इवेपोरेट होकर के इस नली के अंदर आएगा, और यहाँ पर यहाँ क्या क्या हो जाएगा? वो वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और लिक्विड स्टेट में आने के बाद सीधा इस बर्तन के अंदर हम इसको उड़ेल लेते हैं, और जो हमारा एसीटोन है वो यहीं पर बचा रह जाता है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? किसी मिक्सचर के दो कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा है कि हमने सिर्फ इसको एक ही बार गर्म किया और एक ही बार में पहले ही कंटेनर में क्या हो गया? हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो कमियां हैं कि ये दो ही कंपोनेंट वाले मिक्सचर को शुद्ध कर सकता है, और उन कंपोनेंट के बीच बॉइलिंग पॉइंट का बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 50 केल्विन होना चाहिए। आगे जो हमारी विधि है उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हम हिंदी में नाम देते हैं प्रभाजी आसुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये भी। इस विधि के बारे में कई लोगों का मत रहता है कि जो हमारा डिस्टिलेशन है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है
वो दोनों एक ही टर्म्स हैं, वो दोनों एक ही विधियां हैं, सिर्फ नाम अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग चीज है और डिस्टिलेशन एक अलग चीज है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या काम करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई मिक्सचर है, वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना है, जिनके नाम है बी, सी, डी, ई, एफ। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ए मिक्सचर को शुद्ध करना है, यानी कि बी, सी, डी, ई, एफ, इन सभी को हमें क्या करना होगा, एक अलग अलग कंटेनर में प्राप्त करना होगा। तो दूसरी बात क्या है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन सभी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कम डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो वो भी काम कर देगा, उसका भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो कैसे काम करता है ये, जैसे कि यहां पर हमारे पास ए मिक्सचर था, उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट पड़े, बी भी है, सी, डी, ई, एफ, सारे कंपोनेंट हैं। तो जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर भाप की अवस्था में, और बाकी कैसे चलेंगे, या फिर इसको इस साइड से ले लीजिए, इधर मोड़ देते हैं, यहां से खोल लेते हैं, ऊपर एक कंटेनर लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए बी है जो वो क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, लेकिन बाकी क्या रहे, लिक्विड रहे। तो बी वाष्पीकृत होकर के यहां आएगा, ठीक है, और बाकी चलेंगे आगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा बी वाष्पीकृत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से वापिस इसी मिक्सचर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी मिक्सचर के आने के बाद इसको दोबारा से गर्म किया जाएगा और यहाँ लेके आएंगे इन सारे मिश्रण को, जो मिक्सचर बच जाएगा, यानी कि धीरे धीरे एक एक करके इसके कंटेनर में डालते जाएंगे। बी के बाद मान लीजिए सी, फिर डी, ई, एफ, और फिर भी मिक्सचर बच जाता है तो उस मिक्सचर को दोबारा से इसी कंटेनर के अंदर लाएंगे, वो दोबारा से गर्म हो जाएगा और वो फिर बारी बारी से एक एक कंटेनर के अंदर छोड़ता चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यह बहुत सारे कंपोनेंट वाले मिक्सचर को भी क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ज्यादा डिफरेंस होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसका एक दुरुपयोग है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स को बार बार प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, वो एक ही बार में हमें शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास एयर है, अगर हम बोले कि हमें हवा से ऑक्सीजन अलग चाहिए, नाइट्रोजन अलग चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अलग चाहिए, जीनोन अलग चाहिए, क्रिप्टोन अलग चाहिए, ये गैसेज है हमारे पास एयर के अंदर, सारी की सारी मिक्स होती हैं, हमें ये सब गैसेज अलग अलग कंटेनर के अंदर हमें हवा से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हवा से पहले उसको क्या किया जाएगा, हवा की सब गैसियस स्टेट में है ना, तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके आने के लिए हमें क्या करना होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनको पास पास लाके लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, दो चीजें करनी होती हैं, तो प्रेशर को बढ़ाना होगा, दाब बढ़ाना होगा, और टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ आया, यानी कि यहाँ पर प्रेशर को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस प्रकार से हम एयर को लिक्विड एयर के अंदर ले आते हैं, हवा को हम द्रव अवस्था में ले आते हैं, फिर इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, हल्का हल्का। जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो गैस क्या करेगी, यहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी, और उसको एक अलग कंटेनर के अंदर रख लिया जाता है। बाकी गैसेस को फिर आगे ले जाए जाते हैं, फिर गर्म किया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो गैस, जिस गैस का वाष्पीकृत हो जाती है, उसको फिर अलग यहाँ पे कंटेनर में
ले लेते हैं और बारी बारी से गैसेस हैं जो वो अपने अपने कंटेनर में चलती रहती हैं। जिस भी जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा एक अलग गैस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगी और वो वाष्पीकृत हो जाएगी, गैसेस स्टेट में चली जाएगी। गैसेस स्टेट में चले जाने के बाद वो अलग अलग कंटेनर में चली जाती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैक्सिमम उपयोग कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने के लिए, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होते हैं। और दूसरा, जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं वहां पर सबसे ज्यादा इसी का उपयोग होता है। कैसे? पेट्रोल भी इसी से मिलता है, हमें पेट्रोल को निकालना होता है, डीजल निकालना होता है पेट्रोलियम से, कोल तार निकालना होता है, वैक्स निकलती है, ठीक है, ओके, गैसेस निकलती हैं, पेट्रोलियम गैस। तो ये सभी पदार्थ हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं किस विधि के द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि के द्वारा। और आजकल हमारे शहरों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो वो ऑक्सीजन के प्लांट जो काम करेंगे वो किस विधि के ऊपर काम करते हैं? वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि के ऊपर ही काम करते हैं। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलीकरण, या फिर हिंदी में इसको एक नाम और दिया गया, रवाकरण। तो ठोस पदार्थों के अंदर से ही है, मान लीजिए सॉलिड कंपोनेंट है दोनों के दोनों, एक मिक्सचर ए है उसके अंदर बी और सी दो कंपोनेंट हैं और वो दोनों के दोनों क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड से सॉलिड को अलग करना है तो हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। मान लीजिए हमारे पास साल्ट है और किसके अंदर मिक्स है? वो मिट्टी के अंदर मिक्स है। मिट्टी से नमक को अलग करना है तो हम क्या करते हैं? इसको पहले वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, वी डिसॉल्व इट फ्रॉम विद वाटर। वाटर से जब हम इसको घोल लेते हैं तो उसको एक बर्नर, एक बीकर के अंदर ले आएंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यहाँ पर हमने क्या ले आए? उस घोल को ले आए जिसके अंदर पानी, नमक और मिट्टी घुली हुई है। तो उससे क्या होगा? हमारा जो नमक होगा वो पानी के अंदर घुल जाएगा और घुलने के बाद यहाँ पर एक ढक्कन लगा दीजिए। वो जल, यानी कि नमक घुला हुआ जल, वो वाष्पीकृत होकर के इसकी दीवारों से टकराएगा और यहाँ पर हमें किस चीज के क्रिस्टल प्राप्त होंगे? नमक के क्रिस्टल। यानी कि किसी चीज को क्रिस्टल के रूप में, यानी कि किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को क्रिस्टल के रूप में शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण, यानी कि रवाकरण विधि कहलाती है। इसका मैक्सिमम उपयोग समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी टॉपिक के बारे में डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक जाकर के पूछ सकते हैं। और आज से अगली वीडियो के लिए मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है उसके 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा कि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को सुखाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।